जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यूथ साइंस का सीरीज लेके चल रहे हैं। तो पिछले क्लास में दोस्तों हम लोग वेव से संबंधित क्वेश्चन को किए थे, जिसमें हम वेव के बारे में समझे थे कि वेव का रेंज क्या होता है, वेव किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वेवलेंथ कितनी होती है। सारा चीज़ हमने पढ़ लिया था पिछले क्लास में। आज दोस्तों साउंड से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे और थोड़ा बहुत इससे संबंधित थ्योरी भी पढ़ते चलेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन को करने में सुविधा होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और आवर्तकाल टी के बीच क्या संबंध है। यहाँ पे जो आवृत्ति भी दिया गया दोस्तों, यहाँ पे भी दिया गया, लेकिन यहाँ पे भी से संबंधित नहीं, यहाँ पे एन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एन भी की जगह पर क्या करना है, एन कर देंगे। यानी कि तो फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो समय का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एन इक्वल टू 1/t या तो फिर न्यू इक्वल टू 1/t। इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर सकती है। देखिए दोस्तों, ध्वनि जो साउंड हमारा है, साउंड जब भी ट्रेवल करता है तो साउंड के को जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। या तो मीडियम, या तो हिंदी में जिसको माध्यम कहते हैं दोस्तों, ये माध्यम की ज़रूरत होती है। जैसे कि हवा हो गया, हवा भी एक माध्यम है। पानी हो गया, पानी एक माध्यम है। धातु हो गया, ये भी क्या एक माध्यम है। जिसे वैक्यूम कहते हैं दोस्तों, वैक्यूम। ये वैक्यूम हमारा क्या है, वैक्यूम माध्यम नहीं होता है, ये निर्वात होता है। वैक्यूम क्या होता है हमारा, निर्वात होता है। और निर्वात में दोस्तों हमारा साउंड ट्रेवल नहीं करता है, निर्वात में साउंड दोस्तों ट्रेवल नहीं करता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा साउंड जो ट्रेवल होता है वो सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, उसके बाद दोस्तों गैस में ट्रांसफ़र होता है। तो इस सीरीज में दोस्तों गैस हमारा अधिक ट्रांसफ़र होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो इसमें से देखिए तो वायु हमारा है, वायु में भी ट्रांसफ़र होगा हीट, मतलब ये साउंड दोस्तों। पानी में भी ट्रांसफ़र होगा साउंड, स्टील में भी होगा। लेकिन निर्वात जो होता है दोस्तों उसमें साउंड ट्रेवल नहीं करता है। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ध्वनि तरंगे डैश तरंगे है। यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्तों, असत्य के बारे में बोला गया है। क्या बोला गया है, असत्य। तो देखिए जो सॉलिड है हमारा, ये क्या है, हमारा सॉलिड है। तो सॉलिड में जो हमारा साउंड ट्रांसफ़र होगा ये इस तरह से ट्रांसफ़र होगा। लेकिन जिस लिक्विड या कोई द्रव है, कोई लिक्विड या द्रव है, तो पानी हो गया यहाँ पे दोस्तों। तो पानी एक वेव की तरह होता है। तो पानी में जो साउंड ट्रांसफ़र करेगा वो हमारा अनुदैर्ध्य की तरह ट्रांसफ़र करेगा, और इसमें अनुप्रस्थ की तरह ट्रांसफ़र करेगा। तो देखिए, और आंतरिक जो तरंग है दोस्तों, आंतरिक तरंग जो हमारा है, आंतरिक तरंग का ही दो भाग होता है, दो पार्ट होता है। पहला आंतरिक में जो दो भाग होता है, पहला एक अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य तरंग है दोस्तों, और एक दूसरा जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो आंतरिक का ही पार्ट होता है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो ये हमारा आंतरिक पार्ट हो गया। लेकिन असत्य की बात बोला गया है इसमें, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों विद्युत चुंबक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, इसमें ये बिना मीडियम में भी ट्रांसफर हो जाता है। मतलब ये वैक्यूम जो है ना, ये वैक्यूम में भी ट्रांसफर हो जाता है। विद्युत तरंग वैक्यूम में भी ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जो आंतरिक तरंग है उसके लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, और माध्यम की जरूरत पड़ती है। और आंतरिक तरंग का ही भाग है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो दोनों में हमारा ये साउंड ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ये वैक्यूम में ट्रांसफर नहीं करता है दोस्तों। इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। देखिए दोस्तों, हम क्या देखे थे, हमने पिछले क्लास में वेव से संबंधित में हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारा होता है जो जो वेव हमारा जब क्रस्ट की हो जाता है या श्रिंक की हो जाता है, तो इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। और ये एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, या आवर्तकाल कहते हैं, या समय अवधि कहते हैं, समय अवधि या आवर्तकाल कहते हैं। और दोस्तों
एक सेकंड में, एक सेकंड में जितना कंपन पूरा करेगा वो हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है। और दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या था, गति पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम क्या देखे थे दोस्तों, v इक्वल टू एन लैम्बडा था हमारा फॉर्मूला, तो ये वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है हमारा, मतलब ये भी डिपेंड करता है, आयाम पर भी डिपेंड करता है, साउंड गति पर भी डिपेंड करता है, उस समय अवधि और आवृत्ति पर भी डिपेंड करता है। जो घनत्व होता है दोस्तों, ये डेंसिटी पर हमारा डिपेंड नहीं करता है, मतलब इसकी ये साउंड की ये विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का। अच्छा, ध्वनि की तरंग जो साउंड का गति होता है दोस्तों वायु में, वो कितना होता है, 232 मीटर पर सेकेंड ये होता है। लेकिन कभी कभी ये 330 मीटर पर सेकेंड भी देता है, मतलब इसके आसपास जो 332 मीटर पर सेकेंड के जो आसपास नज़दीक होगा तो वही उत्तर होगा ऑप्शन में। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है। ध्वनि तरंग जो होता है दोस्तों वो आंतरिक, जैसे कि दो तरंग है हमारा दोस्तों, एक है अनुप्रस्थ तरंग, क्या है अनुप्रस्थ, और दूसरा है अनुदैर्घ्य। दूसरा क्या है दोस्तों, अनुदैर्घ्य। तो इसमें ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव हम इसको कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल, या तो इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो जो साउंड हमारा होता है सॉलिड में भी ट्रांसफर करता है, तो सॉलिड में जब ट्रांसफर करता है तो वो हमारा अनुदैर्घ्य तरंग होता है। क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग। साउंड में जो ट्रांसफर करता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है, लेकिन गैस या लिक्विड में जो ट्रांसफर करता है दोस्तों, लिक्विड या गैस में जो ट्रांसफर होता है वो हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग। तो जो अनुप्रस्थ तरंग होता है दोस्तों, तो हम इसका मतलब ये आंतरिक का ही भाग है, तो 907 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक तरंग के अंदर का अनुप्रस्थ आता है। और साउंड हमारा जो है दोस्तों सॉलिड में भी ट्रांसफर करता है, लिक्विड में भी ट्रांसफर करता है, और दोनों वेव पाया जाता है इसमें से, तो आंतरिक वेव ही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। विद्युत चुंबकीय तरंग दोस्तों पिछले क्लास में हम वेव में हमने पढ़ा था, क्या था, गामा था, एक्सरे था, और इंफ्रारेड था, रेडियो वेव था, माइक्रोवेव था, ये सब सारे हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसमें तो साउंड नहीं पास करता दोस्तों, तो इसका उत्तर हमारा क्या है, डी नंबर का हो जाएगा। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, आयाम हमारा, हम आयाम किसको कहते हैं, आयाम हम क्या कहते हैं, जब हमारा वेव ट्रांसफर करता है, वेव हमारा जब एक दूसरे से ट्रांसफर करता है या साउंड ट्रांसफर करता है, तो जो मेन पोजीशन होता है वहाँ से वेव कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो जो अधिक डिस्प्लेस होगा वो हमारा, उसको क्या कहते हैं हम, आयाम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, आयाम कहते हैं। तो आयाम हमारा किस पे निर्भर करेगा, जो वस्तु को कंपन कराने के लिए जो प्रयुक्त बल होगा, अगर ज़्यादा बल से हम बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, यानी कि आवाज़ लाउड बोलेंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी का जो होगा ये आयाम हमारा ज़्यादा ऊंचा होगा। अगर स्लो बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, ये आयाम हमारा क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो लड़कों में जो आयाम होता है वो क्या होता है, तेज होता है, जिसके कारण ऊंचा आवाज आता है, और लड़कियों में जो आयाम होता है वो कम होता है। तो ये आयाम पे जो बल लगता है, प्रयुक्त बल होता है कंपन कराने में, तो वही हमारा क्या होगा, आयाम उसी का ज़्यादा होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर का होगा। वस्तु किस भौतिक वैज्ञानिक के समान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रा को नाम दिया गया है। हम क्या जानते हैं, जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, हर्ट जो होता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एच जेड लिखते हैं। तो जो हर्ट जो होता है दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक साइंटिस्ट है, आवृत्ति का खोज ये हर्ट नाम का जो साइंटिस्ट है उसी ने किया था। तो उसी के नाम पर ही हमारा ये क्या रखा गया है, ऐसा ही मात्रा रखा गया है। तो वर्नल कार्ल हाइजेनबर्ग बिल्कुल नहीं दोस्तों, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा दोस्तों, हर्ट्ज यहाँ पे दिखाया हुआ है, मतलब कि बी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। निम्न में से कौन सा माध्यम की घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय, आवर्तकाल कहते हैं दोस्तों, एक दोलन। हमने क्या देखा था दोस्तों, किसी भी, हम क्या जानते हैं दोस्तों कि एक कंपन करने में, एक दोलन करने में, एक संपूर्ण दोलन, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक संपूर्ण दोलन करने में कितना समय लगा, कितना समय लगा, उसको हम क्या बोलते हैं,
आवर्तकाल कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या बोल सकते हो, एक सेकंड में कितना कंपन पूरा कर लेगा। तो जितना कंपन पूरा करेगा वो हमारा क्या होगा, आवृत्ति कहलाएगा। और आयाम हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। और तरंग दो कंजुगेटिव लगातार जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, या तो क्रेस्ट का हो, या क्रेस्ट की दूरी हो, या ट्रफ की दूरी हो, या सिरिंग की दूरी हो, या नीचे ये ट्रफ की दूरी हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, ए नंबर का होगा। ध्वनि डैश में संचरण कर सकती है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, ध्वनि जो हमारा है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र करता है, फिर लिक्विड में ट्रांसफ़र करता है, उसके बाद गैस में ट्रांसफ़र करता है। तो देखिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों वैक्यूम में हमारा ट्रांसफ़र नहीं करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए, या ट्रांसफ़र मूव करने के लिए, या संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है दोस्तों, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये सॉलिड माध्यम में भी ट्रांसफ़र करता है, लिक्विड माध्यम में और गैस माध्यम में भी ट्रांसफ़र करता है। लेकिन वैक्यूम जो है दोस्तों, वो माध्यम नहीं होता है किसी का, तो इसमें साउंड ट्रेवल नहीं करता या संचरण नहीं करता। लेकिन दोस्तों वैक्यूम में हमारा लाइट ट्रेवल कर सकता है, या प्रकाश जो है वो संचरण कर सकता है, लेकिन साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो ध्वनि संचरण कर सकती है। तो 911 का उत्तर हमारा क्या होगा दोस्तों, ए नंबर का हो जाएगा, क्योंकि द्रव में भी ट्रांसफर करता है, और ठोस में भी ट्रांसफर करता है, और गैस में भी ट्रांसफर करता है, ध्वनि संचरण मूव करता है। तो इसका उत्तर ए नंबर का हो जाएगा। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम अवस्था में होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ठोस में भी होना चाहिए, द्रव में भी होना चाहिए, गैस में भी होना चाहिए, तो सभी। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर का हो जाएगा। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, निर्वात में नहीं कर सकती दोस्तों। हम पिछले क्वेश्चन से ही देख रहे हैं, नरम और छिद्रयुक्त सतहों का प्रयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हम सिनेमा हॉल जाते हैं दोस्तों, सिनेमा हॉल में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो सिनेमा हॉल की दीवारें होती है वो रफ बनाया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, रफ बनाया जाता है। रफ बनाने का वजह क्या होता है दोस्तों, या छिद्रयुक्त बना के या रफ बनाया जाता है दोस्तों, ताकि वो साउंड जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, साउंड को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, और वो साउंड बाहर ना मूव करे, यहीं पे बाकी साउंड अंदर में ही रहे, और ज़्यादा शोर को क्रिएट ना करे। तो ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, साउंड को अवशोषित कर लेता है छिद्र युक्त दीवारों द्वारा। तो इससे क्या करता है दोस्तों, ध्वनि की सुरक्षा करता है, साउंड को क्या करता है, सुरक्षा करता है, ये बर्बाद नहीं होने देता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, ध्वनि की सुरक्षा। क्या होगा, ध्वनि की सुरक्षा। श्रव्य सुरक्षा बिल्कुल नहीं दोस्तों, श्रव्य सुरक्षा हम, ये श्रव्य सुरक्षा किसको होगा, ये जो सुनने वाला ध्वनि उसको सुरक्षा प्रदान करने की बात बोला गया है। अपवर्तन, अपवर्तन मतलब क्या दोस्तों, ध्वनि का क्या हो, परावर्तन ना हो। जैसे ध्वनि इधर से जा रहा तो ये पास हो जाता हूँ, ध्वनि पास हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अवशोषण, अवशोषण मतलब दोस्तों अवशोषित कर लेना, अवशोषण मतलब साउंड को जो अवशोषित कर लेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे छिद्रयुक्त तो बनाया जाता है इसलिए ताकि अवशोषित कर ले, लेकिन अवशोषित करने के लिए तकनीक तो उस ध्वनि सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि दोस्तों, जैसे देखिए हम, एक आदमी यहाँ पे है और एक आदमी यहाँ पे है, तो इस आदमी ने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, तो ये इसके पास कैसे सुनाई दिया, इसके पास सुनाई देने का वजह क्या है, हमारे बीच इसके, हम इन दोनों के बीच में क्या है, हवा है, मतलब हवा है मतलब माध्यम है, माध्यम है या तो मीडियम है, मीडियम है दोस्तों, तभी हवा क्या, तभी बातें क्या हो रही है, एक दूसरे को सुन पा रहे और जवाब भी दे पा रहे। तो यहाँ पे जो बीच में वायु होता है दोस्तों, कण होता है, वायु का कण होता है, अगर इसने बोला तो इसने ये यहाँ के वायु के कण को क्या किया, इसने डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करने के कारण इस वायु, यहाँ पे एक वायु है, ये वायु क्या करेगा, ये वायु अगले वायु को धक्का देगा, ये इसको कंपन करेगा, और ये वायु इसको कंपन करेगा, ये वायु इसको कंपन करेगा, मतलब कंपन करते करते, ये कंपन करते करते क्या होगा, इसके पास पहुंचेगा। अब इसके पास पहुंचेगा तब ये आवाज़ को सुनेगा, फिर ये कुछ बोला तो फिर से कंपन करके इसके तरफ पहुंचेगा, तब ये क्या होगा, एक सुनेगा। तो एक दूसरे को किसके माध्यम से सुनता है, हम कुछ बातें करते हैं या बोलते हैं तो क्या करते हैं, पार्टिकल जो बीच में होता है माध्यम का, वो माध्यम का कण क्या होता है, कंपन करता है। जिस माध्यम का कण होता है वो कंपन करता है। जिससे सॉलिड की बात करें, ट्रेन में, ट्रेन की पटरी में क्या होता है दोस्तों, अगर ये लोहा है तो ट्रेन अगर यहाँ से आती है तो ट्रेन बहुत दूर में होता है, लेकिन हमको वो आवाज़ सुनाई नहीं देता है। लेकिन अगर हम इस ट्रेन की पटरी में कान लगा के सुने
ट्रेन की पटरी में कान लगा के सुने तो हमें ट्रेन अगर 100-200 किलोमीटर दूर है फिर भी हमें सुनाई देता है कि ट्रेन आ रही है, लेकिन कान इसमें लगा के सुनने के बाद पता चलता है। तो जो कण होता है लोहे का जो कण होता है उसमें ये कण एक दूसरे को क्या कर रहा है, ट्रांसफर करता है, तभी जाके आवाज़ सुनाई देता है। मगर कण एक दूसरे का क्या करता है दोस्तों, कंपन करता है। क्या करता है, कंपन करता है। तो साउंड या उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है दोस्तों, जो माध्यम जिस माध्यम से वायु संचरण कर रहा है उस माध्यम का कण क्या होता है, कंपन करता है। तो उस माध्यम का कण कंपन करने के कारण ही आवाज संचरण करता है। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, वेव क्लास में हमने क्या देखा था, जो अनुदैर्घ्य तरंग था वो क्या था, ये हमारा अनुदैर्घ्य तरंग था। देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे ये क्या है, ये ज़्यादा दूर है, तो ज़्यादा दूर दूर है तो वहाँ पे क्या होगा, विरलीकरण होता है, ये विरल होता है। और जहाँ जितना नज़दीक होगा वो क्या होता है, संपीड़न होता है या कॉम्प्रेसिव होता है, ज़्यादा नज़दीक होता है। तो जब कोई बोलता है, आदमी या व्यक्ति कोई बोलता है या कोई जानवर कोई आवाज़ निकालता है, तो बोल आवाज़ करने के बाद वो क्या करता है, हवा को कंप्रेस करता है। तो हवा को कंप्रेस करने के बाद ये हवा विरलीकरण से क्या होता है, कंप्रेसिव हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, कंप्रेसिव हो जाता है। तो यहाँ पे कंप्रेसिव हो गया मतलब वो क्या हो गया, संपीड़न हो गया। मतलब यहाँ पे दबाव क्या हुआ, बढ़ गया। दबाव यहाँ क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया। यहाँ पे क्या होगा, हवा का दबाव बढ़ जाएगा। फिर दबाव यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। फिर यहाँ पे दबाव क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हवा का दबाव बढ़ जाता है और घट जाता है। तो जहाँ हवा का दबाव कम होता है उसको हम विरलीकरण कहते हैं, और जहाँ हवा का दबाव अधिक होता है उसको हम संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संपीड़न कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किरण का अपवर्तनांक। बिल्कुल नहीं दोस्तों, किरण ये रिफ्रैक्शन हम लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। किरण का तापमान में अंतर, बिल्कुल नहीं दोस्तों, तापमान में अंतर होने के कारण हीट ट्रांसफर होता है हमारा। साउंड का कोई मतलब नहीं इसमें। हवा का दबाव, बिल्कुल दोस्तों, हम क्या जानते हैं, हवा का दबाव हो रहा है। अगर हवा हमारा दबाव कम है तो वहाँ पे विरलीकरण होगा, और हवा का दबाव अगर अधिक है तो वहाँ पे संपीड़न होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, सी नंबर का हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है दोस्तों, रिएक्टर स्केल, इससे हम क्या मापते हैं, भूकंप को मापते हैं। टेस्ला हमारा किसकी इकाई है, चुंबकीय से संबंधित ये मैग्नेटिक फ्लक्स से संबंधित है दोस्तों टेस्ला। हर्ट्ज हमारा किसकी इकाई है, फ्रीक्वेंसी की है। तो डेसिबल दोस्तों, साउंड को हम डेसिबल पे मापते हैं। साउंड को दोस्तों हम डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है, हर्ट्ज है दोस्तों। क्या है, हर्ट्ज है। या तो हम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं दोस्तों, प्रति सेकंड, ये हमारा क्या है, प्रति सेकंड। ये तो फ्रीक्वेंसी की इकाई दोस्तों प्रति सेकंड या तो हर्ट्ज, दोनों होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, बी। मीटर किसकी इकाई है, लेंथ की, दूरी की। न्यूटन हमारा किसकी इकाई है, बल की। और मीटर प्रति सेकंड ये किसका है, वेग का, यानी कि वेलोसिटी या वेग का हमारा क्या होगा, यूनिट है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, बी नंबर का। ध्वनि निम्न में से, ध्वनि निम्न में क्या एक है। ध्वनि क्या है दोस्तों, आंतरिक तरंग है। क्योंकि ध्वनि को हम क्या जानते हैं कि जो आंतरिक तरंग है हमारा वो दो भाग का होता है, एक अनुदैर्घ्य होता है, एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है और एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। और इन दोनों तरंगों के माध्यम से हमारा साउंड ट्रांसफर होता है। तो ध्वनि हमारा एक आंतरिक तरंग है। चुंबकीय तरंग हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे वेव चैप्टर में, कि जो गामा, एक्सरे, इंफ्रारे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, रेडियो वेव या तो फिर लाइट वेव जितने थे वो सारे के सारे क्या है, हमारे विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और इन सभी को संचरण करने के लिए दोस्तों माध्यम की जरूरत नहीं होता है। सतही तरंग क्या होता है दोस्तों, सतही तरंग तो दोस्तों जैसे कि पानी के सरफेस पे जो तरंग होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, सतही तरंग। या ज्वारीय तरंग, जो समुद्र वगैरह में ज्वार भाटा उठता है दोस्तों, तो वो ज्वार के रूप में तरंग देखा होगा आपने शायद फिल्मों में, या तो फिर ओरिजिनल में भी देखे होंगे बहुत कोई। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा इसमें, बी। ध्वनि हमारा एक आंतरिक तरंग है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। तो ध्वनि हमारा क्या करता है दोस्तों, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है।
बाकी ये ऊष्मा, प्रकाश और ये अल्ट्रावायलेट किरणें, ये सभी क्या है, ये सभी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दोस्तों, या तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये इन सब क्या करता है, ये निर्वात में संचरण कर सकता है या यात्रा भी कर सकता है, लेकिन ध्वनि हमारा मीडियम की जरूरत पड़ता है ट्रांसफर करने के लिए। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या होता है दोस्तों, हवा के कण कंपन करता है, तो कंपन करने के कारण एक दूसरे को क्या करता है, एक जगह संपीड़न होता है, एक जगह विरलीकरण, फिर संपीड़न, फिर विरलीकरण, फिर संपीड़न, एक दूसरी। तो ये हमारा जो ट्रांसफर करता है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, इधर सीधा चलता जा रहा है। लंबवत हम क्या जानते हैं दोस्तों, लंबवत भी ट्रांसफर करता है हमारा, लेकिन लंबवत कब करता है दोस्तों, जब सॉलिड होता है तब हमारा लंबवत ऊपर नीचे करके वेव हमारा जाता है, तब ये ट्रांसफर करता है इस तरह से। लेकिन ध्वनि जो हमारा वायु में, ये किस तरह जाता है, ये अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में जाता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में जाता है तो वो कंपन की दिशा में संचरण करता है, मतलब ये कंपन की दिशा में, ये पैरेलल मतलब दोस्तों समांतर रूप से कह सकते हैं इसको, पैरेलल जिसको हम कह सकते हैं, पैरेलल रूप से ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो देखिए दोस्तों, तरंग प्रसार की दिशा में, बिल्कुल दोस्तों तरंग प्रसार की दिशा में, तो तरंग जिस दिशा में समांतर रूप से जा रहा है उसी दिशा में हवा में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ हवा या गैस के लिए हम कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन सॉलिड में हमारा उसमें क्या करता है दोस्तों, उसमें परपेंडिकुलर वेव के रूप में ट्रांसफर करता है। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा कराती है। आंतरिक ऊर्जा का अनुरूप है दोस्तों, जिसके कारण हम क्या करते हैं, साउंड को सुन सकते हैं। हवा में ध्वनि तरंगें डैश होती है। हवा में हम क्या देखे दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हवा में जो हमारा ट्रांसफर करता है वो समांतर रूप में ट्रांसफर करता है, ये विरलीकरण कभी होता है तो कभी संपीड़न होता है। तो हवा में हमारा कौन सा तरंग होता है, जब ये विरलीकरण या समांतर क्रम में जाता है तो वो हमारा ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है दोस्तों। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, अनुदैर्ध्य तरंग। ये हमारा हवा में जब ट्रांसफर करता है दोस्तों तो हमारा अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ट्रांसफर करता है। लेकिन अगर अनुप्रस्थ की बात करें तो ये सॉलिड में हमारा आयरन आयरन हो गया, इलास्टिक एलिमेंट हम कह सकते हैं दोस्तों, या तो फिर मेटल, जो भी मेटल हो इसमें ट्रांसफर करता है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। देखिए दोस्तों, अब हम क्या जानते हैं, देखिए जो साउंड होता है हमारा सॉलिड में सबसे अधिक तेज होता है और लिक्विड में उससे कम, और गैस में क्या होता है सबसे कम ध्वनि संचरण करता है। तो सबसे हमारा सॉलिड हो गया अलग माध्यम हो गया, लिक्विड हमारा अलग माध्यम हो गया, गैस हमारा अलग माध्यम हो गया। तो अलग माध्यम हो गया तो सबसे ज़्यादा ध्वनि हमारा किस में ट्रांसफर कर रहा है, सॉलिड में। सॉलिड क्योंकि अलग माध्यम है और ये सॉलिड है, जितने इसके मतलब जितने किसी मटेरियल के कण या अणु क्लोज्ड होंगे, नज़दीक होंगे, तो उसमें ध्वनि ज़्यादा ट्रांसफर करता है या साउंड ज़्यादा ट्रांसफर करता है। और लिक्विड में सॉलिड के अलावा की अपेक्षा कम इसमें करता है, फिर गैस में कम करता है। तो ये तीनों मीडियम क्या है, अलग अलग है, मतलब इसमें सबसे तेज करता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम ये। तो तीनों माध्यम में अलग अलग गति कर रहा है दोस्तों, तीनों माध्यम में क्या कर रहा है, अलग अलग गति कर रहा है। जैसे वायु की बात करें तो वायु में हमारा कितना है, 332 मीटर पर सेकंड के आसपास है। और सॉलिड का अलग, सॉलिड का 332 से क्या है दोस्तों ज़्यादा है, और लिक्विड में भी 332 से क्या ज़्यादा है। तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति। बिल्कुल दोस्तों, अगर सॉलिड की बात करेंगे तो इसमें अधिक तेज से जाएगा, और लिक्विड की बात करेंगे तो उससे कम तेज में जाएगा, और इसमें गैस में और कम तेज में जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। विभिन्न माध्यमों में एक ही गति, बिल्कुल नहीं दोस्तों, कि जब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा तेज सॉलिड में ट्रांसफर होता है साउंड, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। लकड़ी में 10 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल नहीं पता दोस्तों।
एक ही माध्यम में भिन्न गति, गलत दोस्तों। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि क्या होता है दोस्तों, हमने क्या देखा था कि जिस माध्यम में ध्वनि ट्रांसफर करेगा तो उस माध्यम का कण क्या होता है, कंपन करते हैं। उस माध्यम का क्या होता है, कंपन करते हैं। अगर सॉलिड में साउंड ट्रांसफर हो रहा है तो सॉलिड का जो कण होगा वो कण डिस्टर्ब होगा, और लिक्विड का में ट्रांसफर कर रहा है तो लिक्विड का जो कण होगा वो कंपन करेगा, और गैस में ट्रांसफर कर रहा है तो गैस का जो कण होगा वो कंपन करेगा। तो जिस माध्यम में ट्रांसफर करेगा उस माध्यम का कण या पार्टिकल को कंपन करेगा, तब जाके साउंड ट्रेवल होता है, ट्रांसफर होता है। किसी पिंड में दोलन होने के कारण बिल्कुल नहीं, लोगों से बात करने पर बिल्कुल नहीं दोस्तों। जब तक साउंड कंपन नहीं होगा तब तक हमारा साउंड ट्रांसफर होगा ही नहीं। मीडियम या माध्यम का कण जब तक कंपन नहीं होगा तब तक साउंड ट्रेवल नहीं होने वाला है। किसी वस्तु के गतिशील होने पर बिल्कुल नहीं। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, वस्तुओं में कंपन होने पर। तो इसका उत्तर डी नंबर का होगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकता, निर्वात माध्यम से दोस्तों। हम क्या जानते हैं, निर्वात माध्यम में ध्वनि का ट्रांसफर नहीं होगा। ध्वनि तरंगे साउंड वेव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बोला दोस्तों, सही नहीं है। मतलब कि इन चारों ऑप्शनों में तीन जो होगा, तीन ऑप्शन हमारा सही होगा और एक क्या होगा, गलत होगा। तो जो एक हमारा गलत होगा वही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये 330 से 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है। बिल्कुल दोस्तों, हम क्या जानते हैं, वायु में मैंने क्या बताया था कि 332 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। मतलब जो इसका रेंज जो होता है वायु में ट्रांसफर करने का वो कितना होता है, 330 से लेकर के 350 मीटर पर सेकंड के बीच में। अगर जो ऑप्शन में जो रहेगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ये मैकेनिकल वेव है। ये क्या है दोस्तों, मैकेनिकल वेव है। बिल्कुल दोस्तों, जो आंतरिक तरंग होता है हमारा, जो आंतरिक आंतरिक जो है दोस्तों, आंतरिक को ही इंग्लिश में हम मैकेनिकल कहते हैं। आंतरिक को ही दोस्तों इंग्लिश में मैकेनिकल कहते हैं। तो ये आंतरिक वेव भी हमारा है। तो ए और बी हमारा क्या होगी, दोनों सही है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल गलत दोस्तों, हमें माध्यम की जरूरत पड़ती है ध्वनि की गति कराने के लिए, क्योंकि बिना माध्यम से ध्वनि ट्रांसफर या संचरण नहीं कर सकता है। ये लंबी दूरी तय तय तक यात्रा नहीं कर सकती, बिल्कुल गलत। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था कि जब अनुदैर्ध्य तरंग में साउंड हमारा ट्रेवल होता है तो दो केस इसमें होता है। एक बार क्या होता है, ये विरलीकरण होता है, और एक बार क्या होता है, संपीड़न। जब वायु का दबाव कम होता है तो वो हमारा विरलीकरण कहलाता है। वो हमारा क्या होता है, विरलीकरण कहलाता है। लेकिन जब वायु का दबाव हमारा अधिक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपीड़न कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, संपीड़न। मतलब दोस्तों, जब विरलीकरण है तो वायु का दबाव कम है, यानी कि दबाव कम है तो यहाँ पे क्या है, घनत्व भी हमारा क्या है, कम है। और घनत्व कम है तो उसको हम विरलीकरण कहते हैं। और ज़्यादा दबाव है या घनत्व ज़्यादा है तो उसको हम संपीड़न कहते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, उच्च घनत्व का क्षेत्र। तो उच्च घनत्व यानी कि संपीड़न की बात किया गया दोस्तों। तो संपीड़न हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संपीड़न हो जाएगा। तो 928 का डी नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया दोस्तों प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या है दोस्तों, इको, जिसको हम इको भी सिस्टम भी कहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई बोला तो ये दीवार से यहाँ पे इसको बोला तो ये बोलने के बाद फिर से वापस टकरा के गूंजता है, आवाज़ क्या होता है, गूंजने लगता है, वो वापिस आ जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, इको कहते हैं। आगे इको के बारे में और आगे पढ़ेंगे दोस्तों। कंपन हम जानते हैं दोस्तों कि किसी जब भी हम बात करते हैं तो वायु का कण या जिस माध्यम से बात करते हैं तो उस माध्यम का कण कंपन करता है, तब जाके हमारा क्या होता है, ध्वनि का ट्रांसफर होता है। अपवर्तन दोस्तों, अपवर्तन मतलब दोस्तों ये परावर्तित नहीं होगा, ये किसी भी क्षेत्र को आराम से पार कर लेगा, उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन। मतलब साउंड को दोस्तों अगर यहाँ पे कपड़ा लगाया जाए तो साउंड हमारा इस कपड़े के माध्यम से पार कर जाएगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, अपवर्तन। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे एक मजबूत शीशा पैक कर दिया जाए तो शीशा पैक करने के बाद एक कमरा में, जैसे कि कमरा पैक कर दें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बोले तो ये साउंड बाहर नहीं जाता है। ये साउंड क्या होगा दोस्तों, बाहर नहीं जाएगा। तो उसको हम अपवर्तन कहते हैं। मतलब कि साउंड अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का होगा।
ध्वनि तरंगे की आवृत्ति परिसर। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रास या ऑडिबल रेंज लगभग है। देखिए दोस्तों, मनुष्य ध्वनि कितना होता है, एक 20 हर्ट्ज होता है और एक होता है 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, और एक होता है दोस्तों 2 मेगा हर्ट्ज। तो ये 20,000 से अगर कम की बात करें दोस्तों, इसको बोलते हैं 20,000 हर्ट्ज के नीचे दोस्तों मनुष्य नहीं सुन सकता है। ये इसको सुनने के लिए लोग, ये कुत्ते बिल्ली जो होता है दोस्तों, ये सुन सकते हैं। और 20,000 से लेकर के 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, जो इसके बीच में रेंज होता है दोस्तों, इस ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। क्या करता है दोस्तों, मनुष्य सुन सकता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। उसको हम श्रव्य ध्वनि या ऑडिबल साउंड कह सकते हैं, ऑडिबल साउंड कहते हैं या श्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा, डी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि जो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी दिया गया है, इस रेंज के ध्वनि को हम सुन सकते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्घ्य को निरूपण करता है। देखिए दोस्तों, इस अल्फा को इस तरह से डिनोट किया जाता है, बीटा का सिंबल ये है, और लैम्बडा का सिंबल दोस्तों ये होता है, और डेल्टा का सिंबल दोस्तों, डेल्टा दोस्तों इस तरह से दर्शाया जाता है। तो ये लैम्बडा हमारा दोस्तों, लैम्बडा को वेवलेंथ के लिए दर्शाया जाता है। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है। देखिए दोस्तों, अगर डेसिबल हम, ये डीबी मतलब क्या होता है दोस्तों, डेसिबल, तो साउंड को मेजर जो किया जाता है या मापा जाता है, उसको डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। अगर डेसिबल से मापा जाता है दोस्तों, और इसमें कुछ मेजरिंग नहीं हुआ, ये इसके द्वारा कुछ मेजर ही नहीं किया गया, तो यहाँ पे 0 डेसिबल दिखाएगा। तो 0 डेसिबल दिखाएगा मतलब साउंड क्या है, बिल्कुल निम्न स्तर पर है, मतलब साउंड क्या है, बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है, मतलब बहुत धीरे साउंड आ रहा है या तो बहुत कम है, तो 0 डेसिबल तभी दिखा रहा है। और 100 डेसिबल दिया है दोस्तों, तो ये अधिक साउंड हो गया। तो ये इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम 0 डेसिबल है, तो 0 डेसिबल को ही मंद हम मान सकते हैं। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। देखिए दोस्तों, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। दोस्तों हमने क्या देखा, क्या था, एक 20 हर्ट्ज, और क्या था फिर 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज जिसको कहते हैं। तो जो इधर होता है साउंड दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम है, तो उसको क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक कहते हैं, ये सबसे कम साउंड होता है। और 20 हर्ट्ज से जो 20,000 हर्ट्ज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑडिबल रेंज में आता है, जिसको हम आराम से क्या करते हैं, मनुष्य सुन सकता है। लेकिन दोस्तों अगर 20 हर्ट्ज से आधे हो ज़्यादा हो गया, 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से साउंड ज़्यादा हो गया, तो उसे हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। अगर उससे भी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा, क्योंकि 20 किलो हर्ट्ज से साउंड हमारा स्पीड ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा अल्ट्रासोनिक तरंगें कहलाती है। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। प्रायश्रव्य तरंग के उपयोग। देखिए दोस्तों, हमने इसमें क्या देखा, ये अल्ट्रासोनिक वेव है, तो अल्ट्रासोनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायश्रव्य तरंग कहते हैं। तो प्रायश्रव्य तरंग का दोस्तों मेन कारण क्या क्या होता है, देखिए प्रायश्रव्य तरंग या सुपरसोनिक हम कहते हैं दोस्तों, यानी कि सुपरसोनिक वेव जो है, उसका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि संकेत भेजने में, कहीं अगर दूसरी जगह संकेत भेजना है, तो हम क्या करते हैं, सुपरसोनिक से भेज सकते हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए भी, कीमती कपड़ों या वायुयान या तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में। देखिए दोस्तों, सुपरसोनिक के माध्यम से किसी कीमती कपड़ों में जो होता है दोस्तों, उसको कीमती कपड़े को क्या करता है, धोया नहीं जाता दोस्तों, उसको धोया नहीं जाता है, बल्कि वाइब्रेटिंग के थ्रू से कपड़े को कंपन करवा के, तो उसको कपड़े को कंपन कब करवाया जा सकता है, जब उसको हम सुपरसोनिक वेव से कंपन करवाएंगे, तो कपड़ा का क्या होगा, ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, और ज़्यादा वाइब्रेट करने के कारण उससे जितने भी धूलकण होता है वो निकल जाता है। और घड़ियों में भी दोस्तों ये सुपरसोनिक वेव से ही साफ करने के काम आता है, सुपरसोनिक वेव के कारण। कल कारखानों की चिमनियों की काली हटाने के लिए दोस्तों, अगर जो
बड़ा बड़ा कंपनी होता है जिसमें गंदगी लग जाता है, जो जिसमें दोस्तों हीट से रिलेटेड होता है, थर्मो कंपनी होता है जिसमें हीट से संबंधित होता है, तो उसमें कोयला वोला जलता है दोस्तों। तो कोयला जलने के कारण गंदगी या कालिख लग जाता है दीवारों पे, तो उस कालिख को हम क्या करते हैं, सुपरसोनिक वेव के वाइब्रेट से या कंपन से उसको हम हटा सकते हैं। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर सकते हैं दोस्तों सुपरसोनिक के कारण। गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी सुपरसोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितना है, तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, 20 हर्ट्ज से लेकर के जो 20 किलो हर्ट्ज है, ये हमारा क्या है, किसी तक सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज हम इसको कह सकते हैं। तो इस रेंज को हम क्या करते हैं, सुन सकते हैं। तो इसमें किसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज 2000 हर्ट्ज, बिल्कुल नहीं। 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, बिल्कुल नहीं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो 933 का हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का उत्तर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, जो 20 हर्ट्ज से जो नीचे की ध्वनि होता है, कम की ध्वनि होता है दोस्तों, उससे हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक कहते हैं। इंफ्रासोनिक या इंफ्रासोनिक को दोस्तों क्या कह सकते हैं, अवश्रव्य ध्वनि, मतलब हम इससे कम वाले ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, इससे कम वाली ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। हर्ट्ज से दोस्तों 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिबल वेव्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ऑडिबल वेव्स। यानी कि ऑडिबल वेव मतलब क्यों बोले दोस्तों, क्योंकि मनुष्य जो है इसी की वेव को सुन सकता है, जिसको हम श्रव्य ध्वनि भी कह सकते हैं। अगर इससे 20,000 हर्ट्ज से दोस्तों अधिक चला जाए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक चला जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। श्रव्य ध्वनि कह सकते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है, तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो 20 हर्ट्ज से कितना था, 20,000 हर्ट्ज तक था, या इसी को हम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या, 25 से 1500, बिल्कुल नहीं। 35 से 34, बिल्कुल नहीं। 40 से इतना, बिल्कुल नहीं। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर का हो जाएगा। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता है, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है। देखिए दोस्तों, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अनुसार दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनुष्य को 40 डेसिबल साउंड तक सुनना चाहिए। 40 डेसिबल जो साउंड होता है वो उचित साउंड माना जाता है। क्या दोस्तों, वो उचित साउंड माना जाता है। लेकिन दोस्तों सुनने, यहाँ पे क्या बोला, उच्चतम ध्वनि स्तर, मतलब अधिक से अधिक हम कितना सुन सकते हैं, तो दोस्तों हम अधिक से अधिक 80 डेसिबल ध्वनि तक हम सुन सकते हैं। रेंज की बात करें तो उच्चतम रेंज दोस्तों 80 डेसिबल को माना गया है कि मनुष्य इतना तक अधिकतम से अधिकतम सुन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं सुन सकता है। लेकिन अगर स्वस्थ के लिए दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य अगर रहना चाहता है कान से, तो उसको 80 डेसिबल तक साउंड सुनना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। लेकिन इतना 80 डेसिबल तक सुन सकता है। तो यहाँ उच्चतम की बात किया गया है, उच्चतम ध्वनि स्तर तो 80 डेसिबल होगा, लेकिन सुनना 40 डेसिबल ही चाहिए मनुष्य को। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये साउंड दोस्तों कितना कितना तक दिया गया है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल, वही दोस्तों 40 डेसिबल मैंने बताया। तो 40 डेसिबल के रेंज में ही, 40 डेसिबल से रेंज के लिया जाता है, मनुष्य की सर्वोत्तम होती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या गया, हानिकारक माना गया है। मतलब मैंने 80 बताया था दोस्तों, तो वही 75-80 के आसपास जो होता है माना जाता है। 100 मतलब 85 डेसिबल से अगर ज़्यादा सुनेंगे दोस्तों, तो मनुष्य को क्या करेगा, बहरा बना देगा। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 75 से 80 डेसिबल तक सुन सकते हैं। अगर उससे अधिक सुनेंगे तो मनुष्य को बहरा बना सकता है। और अगर 150 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य को क्या करता है, पागल बना सकता है। इसीलिए हमें दोस्तों कम से कम ध्वनि 45 डेसिबल के आसपास या 80 से कम ही सुनना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, इंफ्रासोनिक कहा जाता है। इंफ्रासोनिक कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक क्या है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक साउंड किसको कहते हैं, जब ये 20 हर्ट्ज की बात हो दोस्तों, अगर इससे कम है तो हम इसको इंफ्रासोनिक कहते हैं, इसको
इंफ्रासोनिक कहते हैं। और अगर 20 हर्ट्ज से ऊपर है, 20,000 हर्ट्ज तक की, तो ये हमारा दोस्तों ऑडिबल वेव्स होता है। ये क्या होता है? ये हमारा ऑडिबल वेव होता है, ये ऑडिबल वेव होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा चल जाए तो इसको हम अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। और अल्ट्रासोनिक वेव एक रेंज तक होता है दोस्तों 2 मेगा हर्ट्ज तक, ये 2 मेगा हर्ट्ज तक होता है। और 2 मेगा हर्ट्ज से अधिक चला जाएंगे तो उसको दोस्तों सुपरसोनिक वेव बोला जाता है। 2 मेगा हर्ट्ज से अधिक चल जाए तो उसको सुपरसोनिक वेव बोला जाता है। अल्ट्रासाउंड दोस्तों, अल्ट्रासाउंड क्या है दोस्तों? अल्ट्रासाउंड ये डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है मरीजों को कि औरतों का बच्चा चेक करने के लिए कि बच्चा स्वस्थ है या क्या नहीं, तो ये मेडिकल यूज़ के लिए होता है। तो अल्ट्रासाउंड हमारा क्या है? इनसे संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? डी नंबर का होगा। डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है, श्रव्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो 20,000 के रेंज के आसपास जो होगा उसको हम क्या करते हैं, 20 हर्ट्ज से दोस्तों, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो ये रेंज तक हम क्या कर सकता है, मनुष्य सुन सकता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा चला जाए तो क्या मनुष्य सुन सकता है क्या? तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों, देखिए 20 हर्ट्ज तो 100, हम ये 1800, तो 1800 जो है 20 और 2000 के बीच में यहीं कहीं पे है 1800 हर्ट्ज, यानी 18,000 हर्ट्ज दोस्तों। 18,000 हर्ट्ज हमारा क्या है, 20,000 और 2000 हर्ट्ज के बीच में ही 2200 हर्ट्ज दोस्तों। 2202 देखिए दोस्तों, ज़्यादा हो गया, 2200 2000 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, मतलब हम ये ध्वनि को क्या करते हैं, नहीं सुन सकते। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, बी नंबर का हो जाएगा। 100 हर्ट्ज दोस्तों, 100 हर्ट्ज भी 20 हर्ट्ज से 20,000 के हर्ट्ज के बीच में ही है 100 हर्ट्ज। 2000 दोस्तों, तो 20,000 हर्ट्ज, तो ये 20,000 हर्ट्ज क्या है, ये रेंज में हमारा। तो हम इसको भी सुन सकते हैं, इसको भी सुन सकते हैं, इसको भी सुन सकते हैं, लेकिन 2200 हर्ट्ज को नहीं सुन सकते हैं क्योंकि ये ऑडिबल रेंज से बाहर चला गया। और ऑडिबल रेंज से बाहर चला जाता है तो इसको हम अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, जिसे हम मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति डैश है। अपश्रव्य किसको कहते हैं दोस्तों, जब 20 हर्ट्ज से साउंड जो कम होता है उसको क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक या अपश्रव्य तरंग कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, 20 हर्ट्ज हो जाएगा। और 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से अधिक होता है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है, वो हमारा श्रव्य ध्वनि होता है। जिसका उत्तर हमारा सी का होगा। एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकेंड है, यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है, तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या जानते हैं, v इक्वल टू एन लैम्बडा। एन लैम्बडा क्या होता है दोस्तों, तो वेलोसिटी हमारा कितना गया है, दिया गया है 340 मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी हमें क्या करना, निकालना है। और यहाँ पे वेवलेंथ हमारा कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों जो वेवलेंथ हमारा दिया गया है यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर में है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। और मीटर में बदलना पड़ेगा तो उसे क्या करेंगे हम, 2 से मतलब 100 से भाग देंगे, और 100 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या होगा, मीटर में चेंज हो गया। अब हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको ये गुना में है, बराबर के उस पर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी कि 340 गुना ये नीचे था ऊपर चला जाएगा, और ये 2 यानी कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, यानी कि 17 के ऊपर कितना जीरो, 3 जीरो, तो 17,000 हर्ट्ज। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, 17,000 हर्ट्ज। जो उत्तर क्या है, ए नंबर का है। डैश तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। जो चमगादड़ होते हैं दोस्तों, चमगादड़ जो होता है दोस्तों वो अंधा होता है। चमगादड़ क्या होता है दोस्तों, अंधा होता है, उसे दिखाई नहीं देता है। लेकिन दोस्तों वो क्या करता है, वो प्रस्रवित ध्वनि, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। तो जो चमगादड़ होते हैं दोस्तों वो प्रस्रव्य तरंग या अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ने के कारण दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे दीवार है दोस्तों, यहाँ पे चमगादड़ है, इसने अल्ट्रासोनिक वेव को मारा, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ा, तो जैसे ही छोड़ा तो ये दीवार से टकरा के आया, ये दीवार से टकरा गया, और ये दीवार से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट आ गया, और रिफ्लेक्ट आते ही इसको पता चल जाता है कि सामने में दीवार है, यहाँ से जाने पे
टकरा सकते हैं, इसीलिए ये इधर से नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे ये रूम है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, खिड़की है, क्या दोस्तों, खिड़की है, तो यहाँ पे चमगादड़ है, फिर इसने मारा, तो इसने जो वेव छोड़ा वो खिड़की में पास में छोड़ा, और खिड़की खुला था, तो खिड़की खुला था तो ये अल्ट्रासोनिक वेव खिड़की से क्या हुआ, पास कर गया, खिड़की से पास कर गया, यानी कि ये वापस लौट कर नहीं आया, और वापस लौट कर नहीं आया तो चमगादड़ को इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारा खाली जगह है, यहाँ पे हम पास हो सकते हैं। तो चमगादड़ को दोस्तों पराश्रय तरंग जो है वो इसको मदद करता है ट्रांसफर होने में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा हमारा। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं कि ध्वनि जो मनुष्य सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। तो ये ध्वनि है दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, निम्नतम या न्यूनतम बोलेंगे, निम्नतम या न्यूनतम बोलेंगे। और ये दोस्तों ये ध्वनि जो है ये हमारा क्या है, अधिकतम है, ये क्या है, अधिकतम है। तो ये 20 हर्ट्ज से नीचे आता है, इसको मनुष्य क्या करता है, नहीं सुन सकता है, जिसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। और ये 20,000 हर्ट्ज से अगर आगे चला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो उसको भी क्या करता है, मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो इसमें दोस्तों अगर न्यूनतम की बात करें तो ये क्या है, इसका उत्तर डी नंबर का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सुनने का अगर इसमें से इन चारों ऑप्शनों में से बात करें तो 50 हर्ट्ज का ध्वनि है, वेव है, उसे भी मनुष्य सुन सकता है, 500 हर्ट्ज का वेव है उसे भी सुन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है न्यूनतम। न्यूनतम की बात किया तो न्यूनतम जो ध्वनि होता है 20 हर्ट्ज, अगर उससे ध्वनि नीचे हो जाता है तो वो इंफ्रासोनिक हो जाता है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। जिसे जो भूकंप का ध्वनि होता है, भूकंप होता है दोस्तों, भूकंप का वेव या कंपन वो इंफ्रासोनिक होता है, जिसे जानवर द्वारा दोस्तों, कुत्ते या बिल्ली द्वारा इसे अनुमान लगा सकता है वो। मनुष्यों के लिए सर्वध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितना है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, मनुष्यों की जो आवृत्ति की रेंज है 20 हर्ट्ज से कितना तक है, 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। तो इसका उत्तर हमारा क्या है, सी नंबर का। इनमें से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्रव्य होती है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, फिर से एक ही क्वेश्चन बार बार घुमा के दे रहा है दोस्तों। तो 20 हर्ट्ज से जो होता है 20,000 हर्ट्ज की जो रेंज होता है उसे हम सुन सकते हैं, जो हमारा क्या है, सी नंबर का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगें की आवृत्ति कैसे होती है, से भी अधिक होती है। देखिए दोस्तों तो हमारा 20,000 से अधिक होगा दोस्तों। हम क्या जान रहे हैं कि 20 हर्ट्ज से जो 20,000 हर्ट्ज तक है, ये क्या 20,000 हर्ट्ज है। तो इससे अधिक अगर हो जाता है, इससे अधिक हो जाता है और ये 2 मेगा हर्ट्ज तक के बीच में रहा, 2 मेगा हर्ट्ज के बीच में, तो इस रेंज की जो है 20,000 हर्ट्ज से 2 मेगा हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनि होगा उसे हम अल्ट्रासोनिक वेव या पराश्रय ध्वनि कह सकते हैं दोस्तों, पराश्रय ध्वनि। इसे चमगादड़ चमगादड़ द्वारा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, चमगादड़ या बेड जिसको कहते हैं चमगादड़। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर होगा। यानी कि 20,000 हर्ट्ज से जो आवृत्ति अधिक हो जाता है तो वो हमारा अल्ट्रासोनिक या पराश्रविक ध्वनि कहलाता है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। आज हमने दोस्तों जो क्वेश्चन किया वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आगे फिर से कर अगली क्लास में फिर साउंड को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो या समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।